नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। हमारी खास पेशकश आज के दमदार सौदे में आपका स्वागत है। अब अगले आधे घंटे में आपके सवाल लेंगे और बताएंगे आपको कि मार्केट का मूड माहौल कैसा है। हमारी मदद करेंगे संदीप बट्टा जी, ट्रेडिट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के फाउंडर हैं। संदीप जी नमस्कार। नमस्ते रजा जी। सर लेकिन ये आज आपको गुड मॉर्निंग मैं तो बोल दूं, लेकिन मॉर्निंग उतनी अच्छी है नहीं। पहले तो हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग, लेकिन आप ये बताइए कि अभी अच्छी सुबह निकल जाए इसके लिए करें क्या। इनफैक्ट जिस तरीके की क्वांटम की बिकवाली हमने इंटरनेशनल मार्केट्स में देखी है, टेक स्टॉक्स में मूड माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ता चला जा रहा है सर। अच्छा पहले तो ये बताओ कि अर्निंग्स का क्या उतनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है जो मार्केट्स लगातार टूटते चले जा रहे हैं, और आज के लिए सेटअप आपको कैसा लग रहा है? सर जहां तक अर्निंग्स की बात है, अर्निंग्स मिक्स्ड आ रही हैं। जहां पर रिलायशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जहां पे ऑपरेटिंग मार्जिन है वहां पर कंपनीज को थोड़े से फ्लेम बियर करने पड़ रहे हैं, बिकॉज उनके यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉस्ट का प्रेशर हो रहा है। तो शायद जितना उनका कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है उतना वो इजीली पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं। तो वो जो टाइम लैग का इम्पैक्ट है, वो टाइम लैग का इम्पैक्ट ऑपरेटिंग मार्जिन के अंदर दिख रहा है। कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। जिस तरह से ओपनिंग थीम हो रहा है पहले के क्वार्टर से कंपेयर करें तो वर्क फ्रॉम होम वगैरह की जो फैसिलिटीज थी अब वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आ रही है। तो उसकी वजह से कई सारे कॉर्पोरेट ओवरहेड्स के अंदर इंक्रीज हुआ है। तो वहां पर नेट मार्जिन में इशू आ रहा है जो मार्केट के एंटिसिपेशन से थोड़ा सा ज्यादा है। मार्केट शायद उसको एंटिसिपेट नहीं कर पाया है। रही बात मार्केट की, तो मुझे लगता है कि बेंचमार्क इंडाइसेस सिमिलर टू लास्ट वीक 16,800 से लेके 17,400 की रेंज के बीच में प्ले करने का कोशिश कर रहा है। 16,800 और 16,775 25 पॉइंट का प्रीमियम एडजस्टमेंट करने के बाद में ये एक बड़ा सपोर्ट निकल कर आ रहा है। 16,775 जब तक निफ्टी होल्ड करता है, अपसाइड की इसमें गुंजाइश है। लेकिन अगेन ये सेल ऑन राइज वाला मार्केट है जहां पर 17,200 17,250 के आसपास मार्केट के अंदर एक सप्लाई जोन क्रिएट हो रहा है। तो जिस तरफ हम उस लेवल की तरफ बढ़ेंगे वहां पर हमें रिवर्स ट्रेड लेने का सोचना है। 16,775 के स्टॉप लॉस के साथ में मार्केट के अंदर बना रहा जा सकता है। सिमिलरली बैंक निफ्टी के अंदर भी 35,500 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बाहर निकल के आ रहा है। 35,500 की रेंज को अगर ब्रेक करता है तो शायद हम अब 34,000 की तरफ बढ़ रहे हैं। ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है। मार्केट फेड की जो 50 बेसिस पॉइंट की जो रेट हाइक है उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। अगर 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक आता है तो हो सकता है कि ये पॉलिसी नॉन इवेंट हो जाए। हालांकि ये भी देखना पड़ेगा कि उनका नेक्स्ट स्टांस क्या रहता है। लेकिन अगर उससे ज्यादा आता है 75 बेसिस पॉइंट या 100 बेसिस पॉइंट के आसपास अगर रेट हाइक निकल कर आता है फेड की तरफ से, तो मार्केट एक क्लियरली बियर रन की तरफ जा रहा है और हम मार्केट के अंदर बहुत नीचे के लेवल देख सकते हैं। तो कॉशियस एडवाइस है सभी रिटेलर्स और इन्वेस्टर्स के लिए कि बहुत ज्यादा पैसा इस अनसर्टेनिटी के एनवायरनमेंट में मार्केट में नहीं डालें। 10 मई तक का वेट करें किसी भी एक डायरेक्शनल अप्रोच का व्यू लेने से पहले। अच्छा मैं ये बता दूं कि इस समय क्यों हम बात कर रहे हैं कि मार्केट्स में इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है, क्योंकि एसएस निफ्टी बता रहा है कि आज शुरुआती सत्र में लगेगा झटका। और डाउ जोन्स और नैस्डैक लगभग 3.5% 4% के आसपास टूट चुके थे पिछले सत्र में। आज चाइना और हांगकांग के बाजार रहेंगे बंद, भारतीय बाजार खुले हैं, तो ऑब्वियसली इंपैक्ट सबसे ज्यादा हमारे ऊपर ही आने वाला है। पिछले सत्र में आईटी स्टॉक्स नैस्डैक पे बहुत दबाव डाल के गए थे। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अल्फाबेट, मेटा, नेटफ्लिक्स, इन तमाम स्टॉक्स में एकदम से गिरावट देखने को मिली थी और सबसे ज्यादा तो अमेजन 14% टूटता हुआ नजर आया था। आज झटका लगेगा और जैसे संदीप ने बोला 16,800 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा जिसको बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं, और ऊपर 17,200 के आसपास एक पड़ाव, एक रेजिस्टेंस है जिसको बहुत क्लोजली ट्रैक किया जा रहा है। अच्छा संदीप जी, ऐसी मार्केट पे इन्वेस्टमेंट बहुत दे दीजिए। सर मुझे लगता है अगर थोड़ा सा पीसफुल इन्वेस्टमेंट बेसिस के नजरिए से देखा जाए तो मुझे स्टील अथॉरिटी सेल यहाँ पर अच्छा पिक लगता है। उसके कुछ फंडामेंटल रीजंस भी हैं। कंपनी एक इंटीग्रेटेड स्टील मैन्युफैक्चरर है जिसकी खुद की आयरन और कैप्टिव माइंस वगैरह हैं। कोल को लेके भी उनके कोल इंडिया के साथ में काफी लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट हैं और उनकी 95% की थर्मल कोल की कैपेसिटी कोल इंडिया पूरी कर लेता है। इसके साथ ही वो दूसरे कोल प्रोड्यूसर्स के साथ में भी टाइप करने की कोशिश कर रहे हैं। कंपनी एक एक्सपांशन के फेज के अंदर है जहां पर उनका सेकंड लेग ऑफ एक्सपांशन, कैपेटिव एक्सपांशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। ग्लोबली भी हम देखें तो सारी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफी एनकरेजमेंट है उनकी इकोनॉमीज के अंदर। और स्टील एज ए सेक्टर एक स्ट्रक्चरल बुल रन की तरफ जा रहा है। जहां तक वैल्यूएशन की बात है, मुझे लगता है कि सेल रफली 3 के डर्ट चीप वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। 7 से 8% के आसपास का इसका डिविडेंड यील्ड है। तो एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट पिक हो सकती है। ऊपर के भाव से बहुत नीचे करेक्ट भी हो चुका है और रिजल्ट्स को लेकर मुझे लगता है कि कंपनी टीटीएम बेसिस के ऊपर मोर देन 20% से ऊपर का मार्जिन क्लॉक करने वाली है।
अगर हम यहाँ 92 95 के आसपास के लेवल पे इस काउंटर को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करें तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम 15 से 20% गेन इसके अंदर देख सकते हैं। हमारा इसमें 115 के आसपास का टारगेट है, पहला टारगेट 104 का है और दूसरा टारगेट 112 115 के आसपास का है। तो रिटेलर्स या इन्वेस्टर्स इसे शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए मुझे लगता है 15 से 20 दिन के अंदर एक बार रिजल्ट अगर आउट होते हैं तो मुझे लगता है कि एक बार इन स्तरों के ऊपर सेल को देखा जा सकता तो है। एक बार ना मैं मार्क कर लेता हूँ आपके टारगेट, मेरे को पता है जब पोजिशनल स्विंग कॉल निकालते हो ना तो उसके बाद तो 2-3 बार तो मैं ही हैरान रह गया था कि गिरते हुए स्टॉक को कैसे पकड़ लिया। तो 112 आप बोलो ना, 112 पिछला स्विंग। जी सर। और नीचे पे अगर चलो इस मार्केट के माहौल में अगर स्टॉप लॉस लगाना भी हो तो कौन सा, क्योंकि पोजिशनल कॉल है तो देखिए टाइम लगेगा, लेकिन अगर नीचे स्टॉप लॉस लगाना हो तो कहां पर लगाना है? सर टेक्निकली 82 का स्टॉप लॉस इसमें बन रहा है, आप 80 रुपए का स्टॉप लॉस पकड़ के चलें, 80 से 82 का स्टॉप लॉस आप लगाएं इसके ऊपर, और आप 104 का पे पहला टारगेट और 112 से 115 के दूसरे टारगेट के लिए इस पे आप खड़े रह सकते हैं। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना बिकॉज मार्केट का जो मूड और माहौल है वो बहुत वॉलेटाइल है। यूएस विक्स 33% से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, 33 से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी यहाँ पर रहेगी। तो प्रॉफिट बुकिंग की तरफ भी फोकस करें और एक साथ बहुत सारा पैसा किसी एक काउंटर पे नहीं लगाएं। वो विक्स तो एकदम से इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट है, सबको पता था कि 50 बेसिस पॉइंट्स हाइक होनी, लेकिन जैसे जैसे इवेंट नजदीक आता चला जा रहा है वैसे वैसे नर्वसनेस बढ़ रही है। 50 बेसिस पॉइंट्स फैक्टर इन हो चुका था, लेकिन अब नर्वसनेस बढ़ रही है कि फेड की कमेंट्री क्या होगी, इसलिए आप वोलेटिलिटी भी देख रहे हो। विक्स जो इंडियन मार्केट में बढ़ता चला जा रहा है, यूएस मार्केट में बढ़ता चला जा रहा है। स्टील अथॉरिटी है स्टॉक जहां पर निचले स्तरों से खरीदारी हो सकती है। संदीप जी की राय, संदीप जी कुछ बिकवाली भी कर सकते हैं क्या मार्केट में? अगर आज करना हो तो कौन सा स्टॉक होगा रेडार पर? सर बैंक्स में थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, हमें लगता है कि इंडसइंड बैंक यहाँ से इंडसइंड बैंक के तो नतीजे आए हैं, इंडसइंड बैंक के नतीजे ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। हाँ टूटा, लेकिन मतलब ये भी एक्सिस बैंक की तरह गया क्या? ऐसे वाला सेटअप है? सर मुझे लगता है कि जो भी तेजी होनी थी वो इंडसइंड की रिजल्ट से पहले तेजी हो चुकी है, और गिवन द मार्केट ही बिकॉज इंट्राडे कॉल है, तो हमें आज ही बेच के आज ही खरीदना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इसको इन स्तरों के आसपास बेचा जा सकता है। 940 तक के टारगेट आपको इस काउंटर के अंदर मिल सकते हैं इंट्राडे बेसिस के ऊपर। ओके, तो ठीक है, ब्रोकिंग हाउसेस जो भी बोल रहे हैं, लेकिन टेक्निकल सेटअप ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी बिकवाली का है, देखते हैं आज संभल पाता है कि नहीं। लेकिन पिछली बार जब एक्सिस बैंक के नतीजे आए थे शुक्रवार को, हम सब कुछ ठीक ठीक बोल रहे थे कि है इस बैंक में, स्टॉक टूट गया ताबड़तोड़। इंडसइंड बैंक के भी नतीजे को इतना डिसअपॉइंट नहीं करके गए हैं, लेकिन टेक्निकल सेटअप थोड़ा बिगड़ता हुआ नजर आया है। अच्छा, विप्रो के भी नतीजे आए हैं सर, इनलाइन नजर आ रहे हैं, थोड़ी सी गाइडेंस पिक्चर थोड़ी उतनी अच्छी नजर नहीं आ रही। आईटी स्टॉक्स की हो रही है पिटाई, विप्रो कहां पर जाके संभल सकता है फिर? सर अभी चार्ट स्ट्रक्चर को देखते हुए काउंटर क्लियरली एक डाउन ट्रेंड के अंदर है, और जब तक ये 550 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट नहीं कर सकता, इसमें बिकवाली का माहौल बना रहेगा। तो इसमें अभी नया निवेश करने की मेरी राय नहीं है, और इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर एग्जीक्यूशंस को लेके काफी इशू है बिकॉज ऑफ द हायर एट्रिशन रेट। तो मुझे लगता है कि अभी बॉटम फिशिंग करने की कोशिश नहीं करें। हालांकि इसके आरएसआई लेवल्स को हम देखें तो एक ओवरसोल्ड की कैटेगरी तरफ ये बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इसके ऊपर ओवरऑल माहौल को देखते हुए बिकवाली आ सकती है। तो 480 एक सपोर्ट लेवल है जहां पर मैं इस काउंटर को आते हुए एक बार देखता हूँ। निखिल साहू जी की होल्डिंग मेरे ख्याल से अदानी पावर के ऊपर है। एक तो आपको बता दूं तरीका क्या है इस शो में अपने सवाल भेजने का। एक तो आप विस्तक के यूट्यूब पेज पे जाएं, वहां पर चैट बॉक्स में अपनी जो है क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं, हम एक्सपर्ट के एडवाइस आपको दिलाने की कोशिश करेंगे जितनी भी आपकी क्वेरीज होंगी। दूसरा ये है कि आप ये काम जरूर कर लीजिए कि तक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उससे होगा ये कि आपके पास एक तो मौका होगा, हमारा लेटेस्ट कंटेंट आपको मिलता चला जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो। और दूसरा है कि आप उसमें भी जाके विस्तक की जो ऐप है तक, उसमें जाके अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल अदानी पावर में बात कर रहा था, निखिल जी को थोड़ी टेंशन हो रही होगी ऊपरी स्तरों पे क्या होगा। सर सवाल तो हम हर शो में लेते हैं, और बहुत निवेशक का मेरे को पता भी चल रहा है जिस तरीके के सवाल भेजे तो इन्वेस्टेड हैं। इन्वेस्टेड रहना चाहिए या फिर एग्जिट करना चाहिए अदानी पावर में से 280 के लेवल पे? सर 255-56 के आसपास का स्टॉप लगा लें। अगर ये 255-56 को तोड़ता है तो फिर डेफिनेटली इस काउंटर में से एग्जिट रहने की मेरी सलाह रहेगी। हालांकि ऊपर क्लियरली डाइवर्जेंस दिख रहा है, और जब तक ये 315 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है तब तक इसमें कोई बहुत बड़ी तेजी मैं एंटिसिपेट नहीं करता हूँ अभी इन स्तरों के ऊपर। तो 255 के स्टॉप लॉस के साथ में बने रहने का कारण ये कि काउंटर जो है निफ्टी बेंचमार्क इंडाइसेस जितने भी सभी को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो कहीं पर भी अगर इसमें नीचे के स्तर आते हैं तो वहां से एक सडन जंप इसमें देखने को मिल सकता है। तो ये निफ्टी के विपरीत चल रहा है, इसलिए मेरी इसमें बने रहने की सलाह है, लेकिन 255 का एक स्टॉप अपने ट्रेड्स पे लगा के रखें।
विकास जी बोल रहे हैं कि 508 में ना 80 क्वांटिटी खरीदी है विप्रो की इन्होंने फ्राइडे को जाते जाते। मैं एक बार फिर से विप्रो पे लौटूंगा अब, क्योंकि इन्होंने हाल फिलहाल की खरीद की है, इसलिए एकदम से सवाल आ गया रेडार पर। 508 पे जाते जाते खरीदे। अच्छा सर, वैसे कोई चांस है क्या विप्रो यहीं से रिबाउंड कर जाए तो प्रॉफिट में आ जाए? 508 कुछ सपोर्ट जोन नजर आ रहे हैं आपको? सर ये अभी एकदम बॉटम के लेवल पे है और आई थिंक इन्होंने फ्राइडे को ही खरीदा है, और अभी उसी प्राइस के आसपास चल रहा है। तो 485 का स्टॉप लॉस लगा लें अगर इनको काउंटर में बने ही रहना है तो। अदरवाइज हाँ, क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ऑफ कोर्स, बिकॉज मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है वो कभी भी स्टॉप लॉस खा सकता है, इसीलिए एक तो अपनी क्वांटिटी अगर बहुत ज्यादा है तो उसे कम कर लें, ठीक है। और अगर चाहें तो स्ट्रेट में से निकल जाओ, मार्केट को थोड़ा सेटल होने दें, बिकॉज कल मार्केट के अंदर छुट्टी है ईद के चलते, एंड उसके बाद में हमारे सामने फेड की मीटिंग के आउटकम्स आने स्टार्ट हो गए, जहां पे मार्केट किसी भी तरफ वाइल्ड मूव दे सकता है। तो मार्केट को प्री एंटिसिपेट नहीं करते हुए पैसा हाथ में रखें, और नीचे के स्तर आपको जरूर मिलेंगे और वहां पर अपनी पोजीशंस को वापस एंटर कर सकते हैं। सर मैं ना अक्सर ये स्टॉक नहीं पूछता हूँ शो में, लेकिन यस बैंक एक बार आप देख के बताएं। ये स्टॉक है 1365 के लेवल पे, और ये जो नतीजे यस बैंक ने इस बार पोस्ट किए हैं, हालांकि बैंकिंग सेक्टर के नतीजे डिसअपॉइंट नहीं कर रहे हैं, ये हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन यस बैंक स्पेशली 3788 करोड़ के घाटे के मुकाबले 367.5 करोड़ का मुनाफा, एनआई 84% बढ़ी है, ग्रॉस एनपीए इनकी 13.93% पहुंचे हैं, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत ज्यादा है, 14.65% से घटे हैं, और इनकी जो नेट एनपीए वहां पर भी कमी देखने को मिली है, जो 5.29% थे वो घटकर हो गए 4.53%। यस बैंक तेज हो सकता है क्या, या फिर ये बहुत ज्यादा इस समय जो कंसर्न है उनको लेके बोल रहे हैं कि अपने आरओए भी इंप्रूव करेंगे, सब कुछ करेंगे बैंक्स को लेके, कमेंट्री बहुत स्ट्रांग है मैनेजमेंट की, ऐसी बात नहीं है, पर यहाँ से टेक्निकल सेटअप क्या बताया? सर टेक्निकल सेटअप, रिजल्ट्स अच्छे आए हैं और इसने लॉस से प्रॉफिट में अपने बिजनेस को कन्वर्ट करा है, तो एक रिजल्ट का एक नीजर रिएक्शन इसमें आ सकता है, लेकिन ओवरऑल सेटअप खराब है। सी देखिए, अगर कोई स्टॉक ऊपर से 90% गिरा है तो उसमें ये काबिलियत भी है कि वो यहाँ से वापस 90% गिर जाए। तो आपको अपने पैसे को उस जगह लगाना है कि जहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा हो, और ये पूरा साल आपको बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहने वाला है। तो मेरा इस काउंटर के ऊपर यहाँ से हो सकता है ये 20-21 के स्तर भी दिखा दें, लेकिन क्योंकि फंडामेंटल रीजंस और इसकी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो इश्यूज है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसे बिजनेस को वापस एक चांस देना चाहिए। यहाँ से पैसा निकाल के बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक, ये अच्छे काउंटर्स हैं जो कि एक अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पर अपना पैसा डालें और इस तरह के स्पेक्युलेटिव ट्रेड से बचें। अच्छा, मैं कल ये कुछ चेक कर रहा था डेटा पॉइंट्स में, हैरानी की बात ये थी कि प्रॉफिट बुकिंग हो गई बैंकिंग में, आईटी में, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन आपको मैं एक इंडेक्स दिखाता हूँ संदीप जी, इस पे आपके कमेंट्स हैं, और वो हैरान कर रहा है इस समय ट्रेडिंग कम्युनिटी को, वो है एफएमसीजी। अब ये बाजार गिर रहा है और एफएमसीजी चल रहा है, हम अक्सर डिफेंसिव प्ले मानते हैं कि एफएमसीजी पे होता हुआ नजर आएगा, लेकिन वाकई मार्जिन जैसे मर्जी खराब आ रहे हो या फिर जो मर्जी हो रहा हो, एफएमसीजी में लोअर एंड से खरीदारी इस समय देखने को मिल रही है मार्केट में। 38204 पे तो इंडेक्स ही पहुंच गया, और आप कंपोनेंट्स देखोगे, टाटा कंज्यूमर, एचयूएल, डाबर, इनमें लोअर एंड से पुल बैक। ये सस्टेनेबल लगता है आपको? आज ब्रिटानिया के नतीजे भी आने वाले हैं। सर ये एक्चुअल के जो रिजल्ट्स आए थे उसकी वजह से काउंटर ने फ्राइडे को, पर्टिकुलर इंडेक्स ने काउंटर ने काफी सपोर्ट दिया इस काउंटर को। रही बात इस सेक्टर के चलने की, तो हाँ डेफिनेटली ये डिफेंसिव हैं, और ऐसे माहौल में लोग बेसिक कमोडिटीज की तरफ जाते हैं रादर देन अपना पैसा हाई बीटा काउंटर की तरफ रखने के लिए। तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री अच्छा कर रही है, वॉल्यूम ग्रोथ इनका है, लेकिन मार्जिन में कहीं ना कहीं प्रेशर है, लेकिन वो मार्जिन का प्रेशर क्योंकि इनका टिकट साइज छोटा होता है, वो हायर वॉल्यूम के साथ में कॉम्बैट किया जा सकता है। तो ओवरऑल वैल्यूएशंस अच्छे हैं, भले वो ब्रिटानिया हो या एचयूएल हो या फॉर दैट मैटर टाटा कंज्यूमर्स हो, तो बिजनेस फंडामेंटली बहुत अच्छा है। थोड़े बहुत हिकअप्स, थोड़ा बहुत सेगमेंट चर्निंग हो सकती है मार्केट को देखते हुए, लेकिन अगर थोड़ा सा नजरिया लंबा है तो मुझे लगता है कि बिजनेस में बना रहा जा सकता है। निखिल साहू जी बोल रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग कर लो, पछताओगे बहुत, पर प्रॉफिट तो होने दो नितिन जी। निखिल जी, हाँ प्रॉफिट तो हो नहीं रहा, मार्केट पे लगातार टूटती चली जा रही मार्केट, आप कह रहे हो प्रॉफिट बुकिंग कर लो, मौका तो आन दो पहले प्रॉफिट बुकिंग करने का। अच्छी क्वांटिटी वाले शेयर्स अगर आपके पास हैं, अच्छी क्वालिटी वाले, तो ऑब्वियसली सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करने का बेहतरीन मौका इस समय मार्केट दे रहा है। फिर से एक और बार तगड़ा झटका जरूर लगा है, लेकिन हाँ सिर्फ ट्रेडर्स के लिए प्रॉब्लम खड़ी हुई है, इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। निचले स्रोत से फिर से जब वैल्यूएशंस ठीक लगेंगी इंस्टीट्यूशंस को, तो तगड़ी खरीदारी होने की उम्मीद है। हाँ ये साल थोड़ा दिक्कत वाला रह सकता है, उतना आसान कमाई करना है नहीं, ये तो पता लग गया साल के शुरू होते ही। एक और सवाल लेते हैं, और
वीएसटी इंडस्ट्रीज के ऊपर अविनाश उदर जी पूछ रहे हैं, सर कैसा लग रहा है ये स्टॉक, एक बार देखिए इसका चार्ट, वीएसटी इंडस्ट्रीज। सर वीएसटी इंडस्ट्रीज अपने 200 डेमा को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। आज अगर ये 3300 के लेवल को निकालता है तो मुझे काउंटर के अंदर नई तेजी बनती हुई दिखती है, जो इस काउंटर को 3600 के आसपास तक लेके जा सकती है। तो मैं 3300 के ऊपर इसके अंदर बाय करने की सलाह दूंगा। अगर अभी आपके पास में काउंटर है तो एक 3175 का स्टॉप लॉस लगा लें। 3175 के स्टॉप लॉस के साथ में काउंटर में बने रह सकते हैं। नया पैसा 3300 के ऊपर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, निखिल साहब जी बोल रहे हैं रजत जी मैं ना अदानी विलमार के बारे में बात कर रहा हूँ कि उसमें कर लीजिए प्रॉफिट बुकिंग, नहीं तो पछताओगे। हाँ सच्ची क्या, मतलब लग रहा है आपको संदीप जी की अदानी विलमार यहाँ से रुकता हुआ नजर आएगा। देखिए बस इतनी तगड़ी खड़ी हो गई है ना अदानी विलमार को लेके, और उसके बाद रुचि सोया को लेके मार्केट्स में। वैसे बात तो निखिल से कह रहे, मौका तो यही होता है प्रॉफिट बुकिंग करने का, लेकिन वो कहाँ गया वो ट्रेंड? ट्रेंड तो अभी तक इंटैक्ट ही है, ट्रेंड इज ट्रेंड। सर देखिए बिजनेस बहुत अच्छे रिटर्न दे चुका है, स्ट्रेच हो चुका है स्टॉक, और स्ट्रेच हो चुका है, वैल्यूएशन काफी महंगे हो चुके हैं। और अगर हम एफएमसीजी काउंटर्स की बात कर रहे हैं तो दूसरे बहुत सारे काउंटर्स हैं जहां पर इनके जो वैल्यूएशंस हैं वो अडानी विल्मर को लेके बहुत कम है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये ब्रिज होगा, ये वैल्यूएशन गैप जो क्रिएट हुआ है ये भरेगा। तो अडानी विल्मर पर भी मेरा नया पैसा लगाने की राय नहीं है। इस काउंटर में जो तेजी बननी थी बन चुकी है, और हो सकता है अब यहाँ से और ऊपर के लेवल दिखा दे, लेकिन इसमें फंसने के चांसेस भी उतने ही हैं जितने ये होप कि ये पैसा यहाँ से बन जाएगा हमारा। तो अभी अवॉइड कैटेगरी के अंदर है। अच्छा, लोगों के सवाल तो वही अदानी विल्मर, अदानी पार, अदानी विल्मर, अदानी पार पे आ रहे हैं। पर एक और सवाल अभी आया था टाटा पार के ऊपर, ये है अविनाश कुमार जी का। इन्होंने सिर्फ टाटा पार लिख के दिया है हमें चैट बॉक्स में, इसके अलावा हमारे पास उनका डिटेल मैसेज नहीं आया। टाटा पार कैसा लग रहा है सर स्ट्रक्चर, और टूट तो रहा है, कहाँ तक इसका सपोर्ट लेवल देखते हो आप? सर सपोर्ट इन्हीं स्तरों के आसपास है, ये 240 के आसपास, 235 से 40 के आसपास इसका सपोर्ट जोन है। मार्केट की करेक्शन के साथ में ये काउंटर भी गिर सकता है, लेकिन ये बिजनेस ट्रेडिंग से ज्यादा इन्वेस्टमेंट वाला काउंटर है। इस बिजनेस के ऊपर बने रहे आप, क्योंकि इसके ऊपर जो स्ट्रक्चरल बुल रन है इस इंडस्ट्री का, पावर एंड अदर कंपोनेंट्स, मुझे लगता है कि बिजनेस आपको लॉन्ग रन में काफी अच्छे रिजल्ट्स देगा। और 400 के आसपास के हमारे इसके अंदर फंडामेंटल टारगेट्स हैं 1 से 1.5 साल के नजरिए के साथ में। हर नीचे की गिरावट के साथ इसको खरीदने की कोशिश करें। अगर ये काउंटर आपको 215 216 के आसपास मिलता है तो वो वहां पे बहुत अच्छा बाय बन सकता है। अच्छा, मैं आप सभी दर्शकों से भी बोल रहा हूँ कि अगर आपको भी कोई ऐसा स्टॉक मिल रहा हो जहां पर आपको लग रहा हो कि ये चढ़ रहा है स्टॉक एकदम से, इसमें चाल बनी है, क्योंकि मुझे पता है कि टेक्निकल एनालिसिस बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं जो हमारे साथ इसमें शो में मौजूद है उनको भी आती है। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई फंडामेंटली या फिर टेक्निकली स्ट्रॉन्ग स्टॉक आपको नजर आ रहा है तो वो भी हमें चैट बॉक्स में जरूर लिख कर भेजें। उससे होगा ये कि एक तो आपको भी व्यू मिलेगा, और दूसरा ये कि जो बाकी के व्यूअर्स हैं उनको भी पता लगेगा कि बेहतर फंडामेंटल्स, बेहतर टेक्निकल सेटअप किस स्टॉक का देखने को मिल रहा है। तो ऐसे इंटरैक्टिव करने की कोशिश करते हैं इस सेशन को। स्टॉक है राहुल यादव जी का ऑरबिंदो फार्मा, इस प्राइस पे बाय करना चाहिए क्या ऑरबिंदो फार्मा? सर वैसे फार्मा स्टॉक्स ना जितनी स्पीड से गिर रहे थे हाल फिलहाल में, इनकी स्पीड ऑफ सेलिंग, मतलब कि जो मोमेंटम लूज कर रहे थे उस पर थोड़ा ब्रेक जरूर लगा है। ऑरबिंदो कैसा लग रहा है अभी आपको? सर सेगमेंट रीएलोकेशन हो रहा है। फार्मा इंडस्ट्री को लेकर मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ, बिकॉज कई सारे नियम ऐसे हैं यूएस एफडीए की तरफ से, जो कहीं पर भी इनकी इंस्पेक्शन होते हैं और वहां पर स्टॉक की पिटाई होनी स्टार्ट हो जाती है। तो मैं स्ट्रक्चरल बुल रन की तरफ नहीं हूँ फार्मा इंडस्ट्री को लेके। हाँ, नीचे से एक रिबाउंड इसमें एंटिसिपेट किया जा सकता है, और ये एक डिफेंसिव कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो अगर मार्केट अगर गिरता है तो थोड़ा बहुत इनके ऊपर उछाल आ सकता है, तो इसको आप ट्रेडिंग बैट की तरह ले सकते हैं। औरोबिंदो फार्मा अगर किसी की पोजीशन है 615 का स्टॉप लॉस लगाएं, और रफली 670 680 के आसपास इसमें से निकलने की कोशिश कर सकते हैं। 650 अगर ये क्रॉस करता है तो इसके अंदर 20 से 30 रुपए का एक तेज मूवमेंट आ सकता है। लेकिन ये उसकी रेंज है 615 से लेके 670 से 680 के आसपास आप इसके अंदर ट्रेडिंग बैठ ले सकते हैं। नीचे खरीदिए ऊपर बेचिए वाला स्टॉक है, एक दायरे में फंसा हुआ है, लेकिन हाँ इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, डेफिनेटली है। नीचे खरीदिए 615 610 के आसपास, और ऊपर बेचने का मौका आपके पास है। ऑरबिंदो फार्मा में बोरोसिल रिन्यू, जी हाँ, सुमित यादव जी का प्रश्न है
सर एक बार ये स्टॉक देके बताएं, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं मार्केट में जहां पर हाल फिलहाल में हलचल बहुत स्ट्रांग देखने को मिली है। मार्केट एक फिसल रहा है वो बात अलग है, लेकिन कुछ स्टॉक्स नए लेवल्स छूने की कोशिश कर रहे थे, उसमें बोरोसिल रिन्यूएबल्स भी शामिल था 704 705 के लेवल पे। ये कैसा लग रहा है आपको सर? सर फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है, हर नीचे के स्तरों पे इसको खरीदा जा सकता है। और ये जो रिन्यूएबल्स बिजनेस है ये फ्यूचर बिजनेस है। तो इसके ऊपर आप अगर आपकी पोजीशन है तो मुझे लगता है कि इसको ट्रेडिंग की तरह से नहीं देखते हुए इन्वेस्टमेंट की तरह से देखें और बिजनेस के अंदर बने रहें। एक डाउनफॉल इसके अंदर हुआ है पिछले 4-5 दिन के अंदर, जो इस काउंटर को अगेन 650 तक के लेवल पे ले जा सकता है। अगर किसी को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है और वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं, एक एफडी की तरह पैसे को मैच्योर करके रखना चाहते हैं, इस बिजनेस के अंदर बने रहें। बिजनेस बहुत अच्छे रिटर्न देगा और मल्टीपैकर बन सकता है यहाँ से। अच्छा, दीपक जी का प्रश्न आया है एक एसबीआई कार्ड्स के ऊपर। आज नतीजे आए हैं, नतीजे उतने खराब नहीं नजर आ रहे हैं जितना एंटिसिपेटेड, तो बिल्कुल वैसा नहीं। मुनाफे की फिगर तो बहुत स्ट्रांग बढ़ी भी, पर एसबीआई कार्ड्स 866 पे लिया है इन्होंने बोला 866 के लेवल पे एसबीआई कार्ड की खरीद है, इनको होल्ड करना चाहिए। इसमें ना दिक्कत है स्टॉक में, ये बहुत ही स्लो मूवर है एक तो, और जैसे कि आप बोलते संदीप जी डाउन ट्रेंड नहीं है वैसे, पर ये क्या शुरुआत हो गई है इसमें खरीदारी की, या फिर इसमें अभी वेट करना चाहिए? इससे मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अभी 50 डेमा के आसपास ये ट्रेड कर रहा है और यहीं पर कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रहा है पिछले काफी समय से। 780 से लेके 830 840 के आसपास का इसका एक रेंज है और इस बैंड के अंदर वो ट्रेड कर रहा है। अभी मेरी इसमें बिकवाली की राय नहीं है, लेकिन 785 का स्टॉप लॉस इसमें लगा दें और 785 के स्टॉप लॉस के साथ में काउंटर को होल्ड करें। ऐसी कार्ड इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे कंपटीशन, बहुत सारे ऑप्शंस हैं और हालांकि सबसे ज्यादा यूजर्स एसबीआई कार्ड्स के ही हैं और मार्केट शेयर भी इनका काफी अच्छा है और ये शायद एक ओनली लिस्टेड कंपनी है इस स्पेस के अंदर। लेकिन अगर आप क्रेड के वैल्यूएशंस वगैरह को अगर आप कंपेयर करेंगे एसबीआई के वैल्यूएशन से, तो एसबीआई के वैल्यूएशंस, एसबीआई कार्ड के वैल्यूएशन बहुत कम आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अपार्ट फ्रॉम दिस आईपीओ स्पेस या अपार्ट फ्रॉम दिस लिस्टेड स्पेस हो रहा है, वो कहीं ज्यादा है कंपेयर टू एसबीआई और एचडीएफसी फॉर दैट मैटर। तो जो ब्रांड एंडोर्समेंट्स वगैरह है या जो कैशबैक की फैसिलिटीज है और जिस तरह से विजिबिलिटी दूसरे कार्ड मैन्युफैक्चरर्स और कार्ड सप्लायर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक कंपटीशन क्रिएट करता है इस इंडस्ट्री के लिए। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी तेजी में इसमें अभी एंटिसिपेट नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ ये इस रेंज में रहेगा जहाँ पे 780 से लेके 850 के दायरे में ये ट्रेड करता रहेगा। जब तक 850 को क्रॉस नहीं करता, इसके अंदर कोई बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल बुल रन में इसमें एंटिसिपेट नहीं करता। सवाल बहुत अब केपीआईटी टेक, एशियन पेंट्स, केपीआईटी टेक तो पूछ रहे हैं निखिल साहू जी ही, और एशियन पेंट्स प्रशांत कुमार जी पूछ रहे हैं। तो पहले एशियन पेंट्स लेते हैं। हाल फिलहाल में इसमें एक अच्छा जंप देखने को मिला है, इसलिए मेरे रडार पर आ गया। सर कैसा लग रहा है सेटअप एशियन पेंट्स का? ये हो गई तेजी, ये बाजार में जो झटका लगेगा ये भी जाएगा, या फिर और तेज हो सकता है एशियन पेंट्स? नहीं, काउंटर तेज हो सकता है। इसमें हम 3500 से 3600 के आसपास के लेवल देख सकते हैं, लेकिन अगर अगेन ये क्रूड के साथ में डायरेक्टली लिंक है। अगर क्रूड $110 के आसपास का बेस बनाता है, हालांकि ज्यादा है वो बेस भी, लेकिन क्योंकि हमें उसकी आदत हो चुकी है कि हम 110 के नीचे अगर रहता है तो उसमें कंफर्टेबल फील करते हैं, और 118-19 के ऊपर हम ये अज्यूम करते हैं कि पूरी इंडस्ट्री के अंदर रिसेशन आ जाएगा और इनको कॉस्टिंग इशू होंगे। तो 110 के नीचे तक जब तक क्रूड रहता है सस्टेनेबली, मुझे लगता है कि काउंटर के अंदर वापस एक तेजी आ सकती है जो इसको 3500-3600 के लेवल तक ले जा सकती है। इसमें 3100 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगा लें और काउंटर के अंदर बने रहें। वो कह रहा था कि जो कंजम्पशन से जुड़े जो स्टॉक्स हैं ना, वो एकदम से रडार पर आए हैं, और ये बहुत ही कम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कंजम्पशन से जुड़े जो स्टॉक्स हैं वो तेज होते हुए नजर आएंगे। अब आप एफएमसीजी देख लीजिए या फिर आप पेंट इंडस्ट्री से जुड़ी जो कंपनियां वो देख लीजिए, वो तेज है। और एक जो निखिल साहब जी पूछ रहे थे केपीआईटी टेक, सर ये भी एक बार देख के बताएं। आईटी स्टॉक्स वैसे इस समय नहीं है प्रेफर्ड मार्केट में, लेकिन क्या कुछ बॉटम फिशिंग के चांसेस हैं केपीआईटी टेक में? सर केपीआईटी टेक में बॉटम फिशिंग की राय मैं भी नहीं दूंगा। मुझे लगता है कि काउंटर एक बार 670 के लेवल तोड़ेगा, और अगर ये 650-60 के आसपास अगर सॉरी एक बार ये 460 के आसपास के स्तर पे आपको मिल सकता है, वहां पर हम इसमें बॉटम फिशिंग की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अभी डाउन ट्रेंड के अंदर है तो नया पैसा इसमें नहीं लगा है। ओके राइट। और एक है टाटा एलेक्सी। मैंने कहा था कि आईटी पे बहुत सवाल आएंगे। देखिए होता ये है, जब बाजार ना मोमेंटम में होता है संदीप जी, तो स्टॉक्स तो वही नजर आएंगे ना। आईटी स्टॉक्स जहां पे मोमेंटम था तो सबने खरीदे, तो वही हुए केपीआईटी टेक, टाटा एलेक्सी। अब कौन है एफएमसीजी स्टॉक्स में और कौन है फार्मा स्टॉक्स में? इस समय तक तो कोई नहीं। तो पहले तो अपनी पुरानी पोजीशन ही संभालें जो आईटी स्टॉक्स में बनी हुई है और जो बैंकिंग में बनी हुई है। तो दिक्कत यही हो रही है। अब टाटा एलेक्सी, केपीआईटी, विप्रो,
टेक महिंद्रा ऐसे सवाल आ रहे हैं। तो टाटा एलेक्सी में अभी क्या करना चाहिए, जिनके पास भी वो होल्ड करें 7746 के लेवल पे? सर बिजनेस तो बहुत अच्छा है, तो रफली 40% के आसपास का इसका आरओई है, और काफी अच्छे वैल्यूएशन हमने देखे हैं इस बिजनेस के ऊपर, और हमने इसको 1400-1500 से एक तरफा 10,000 तक के आसपास की रैली के आसपास इस काउंटर को जाते हुए देखा है। तो फंडामेंटली बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत बड़ी रैली इसके अंदर हो चुकी है। एक साल के अंदर ये इसने मल्टी बैगर रिटर्न्स इस काउंटर ने दिए हैं। तो मुझे लगता है कि नया पैसा तो नहीं डालें। अगर आपके पास में एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो ऊपर के स्तरों पे एक बार इसमें से निकलने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि हो सकता है कि इसके अंदर कुछ कॉर्पोरेट एक्शन या स्टॉक स्प्लिटिंग या बोनस की घोषणा इसके ऊपर हो, और वहां से इसको एक नया ट्रिगर मिले। तो ये काउंटर एक नए ट्रिगर की तलाश में, तो जब तक इसको नया ट्रिगर नहीं मिलेगा तब तक ये काउंटर ऊपर के स्तर आपको नहीं दिखाएगा। उसके साथ ही क्योंकि आईटी एज ए होल थोड़ा सा प्रेशर है वर्ल्ड वाइड, आप यूएस में देखिए नैस्डैक एक दिन में 4-4, 5-5% गिर रहा है, अमेजोन 14% गिर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस सबका इम्पैक्ट भारतीय बाजारों में भी आएगा, और इस इंडस्ट्री के अंदर थोड़े से तकलीफ के दिन है। मैं देखना चाहूंगा कि एक क्वार्टर में ये एट्रिशन की रेट को किस तरह से संभालते हैं, इनके एग्जीक्यूशन के ऊपर क्या इश्यूज आते हैं, ये ऑर्डर कितने टाइम में पूरा कर पाते हैं। अगर वहां पर कोई इशू नहीं है तो वहां पर आईटी के ऊपर बॉटिंग फिशिंग स्टार्ट की जा सकती है, लेकिन अभी इस इंडस्ट्री के ऊपर नया पैसा डालने की राय नहीं है।